मूवेबल बोलते हैं। तो टाइटल ट्रांसफर हो रहा अगर, तो भी मूवेबल है। और दूसरा, अगर गुड्स एक हाथ से दूसरे हाथ जा रहे हैं, उसको भी मूवेबल बोलते हैं। समझ आया? पक्का? ठीक है, ध्यान दो इधर। अब गुड्स का डेफिनेशन समझा रहा हूँ। गुड्स का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस फर्स्ट यूनिट के लिए। ठीक है, रेडी? तो गुड्स, पहले बोला अपन ने, आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी, इस चीज के मैंने दो मीनिंग समझाया आपको। एक, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं आप। समझा क्या? मतलब यहाँ चेंज हो रहा पोजेशन। क्या चेंज हो रहा? पोजेशन, मतलब डिलीवर हो रहा। तो ए के पास से गुड्स चले जा रहे, मान लो बी के पास। ये समझ आया क्या? पक्का? और दूसरा इधर एक और एग्जांपल, टाइटल ट्रांसफर। टाइटल ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है, ठीक है? ये गाड़ी ए के नाम की है, और ए ने पेपर वर्क करके गाड़ी बी के नाम कर दी। पेपर वर्क किया और गाड़ी ट्रांसफर कर दी, टाइटल ट्रांसफर कर दिया किसके नाम पर? बी के नाम पर। तो अब इस गाड़ी का ओनर कौन है? इसको भी मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। समझ आया क्या? इसका कारण क्या है? क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब होता ओनरशिप, और जैसा कि अपन ने लिखा, ओनरशिप मतलब टाइटल। ये क्लियर है क्या? पक्का? तो तुमने दो बातें लिखी, गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली चीज यही याद रखना है, गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। रिपीट करो, गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। रिपीट, गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एक और बार, गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये समझ गया? फिर सेकेंड नंबर पे अपन ने पॉइंट लिखा, अदर देन, मतलब ये जो अदर देन के आगे वर्ड्स आएंगे इनको छोड़ के। तो अदर देन टू थिंग्स, एक्शनेबल क्लेम्स एंड दूसरा मनी, राइट? एक्शनेबल क्लेम का एग्जांपल आपने लिखा डेट। डेट एक एक्शनेबल क्लेम है। क्या डेट एक गुड्स है? क्या लाइबिलिटी गुड्स है? तुम टेक्निकली भी सोचो या फिर थियोरेटिकली भी सोचो कि क्या गुड्स और डेट एक हो सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। गुड्स बेचते वक्त हम डेट क्रिएट कर सकते, लेकिन डेट को बेच सकते क्या? डेट को ट्रांसफर कर सकते क्या? नहीं। लाइबिलिटीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती, ये लॉ का रूल है। समझा क्या? I cannot transfer my obligation to someone else. I cannot transfer my obligations to someone else. मैं अपना काम या अपनी लाइबिलिटी या अपना उधार किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो मुझे ही बेयर करना पड़ेगा। लेकिन दिस इज नॉट द केस विथ एसेट्स। एसेट्स आप अपने नाम से किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दो, चाहे पैसे के लिए करो या गिफ्ट से करो, चलेगा। चैरिटी भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसेट्स अलाउड है, लाइबिलिटीज आर नॉट अलाउड। और डेट क्या है? लाइबिलिटी है, सबको मालूम है ना? डेट इज अ, ऑब्वियस सी बात है। तो डेट ट्रांसफरेबल है क्या? नहीं। ये एक रीजन है कि डेट ट्रांसफरेबल नहीं है, इस वजह से डेट को गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। और अगर अपन थोड़ा सा डेप्थ में सोचे तो क्या डेट गुड्स हो सकते क्या? नहीं। कोई ऐसी दुकान है जहाँ डेट बिकता? सर बैंक है ना, गुड्स नहीं है पर। समझ गया? तो एक्शनेबल क्लेम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। दूसरा उन्होंने बोला मनी। सर कौन सा मनी? अपन ने लिखा करंट करेंसी। करंट करेंसी बोले तो कौन सी करेंसी है? नोटा, 500 का, 2000 का, नए 100 के नोट, ये सारे जो है, मतलब जिससे आप चीजें खरीद सकते हो मार्केट में जाकर, वो सारे हो गए करंट करेंसी। मतलब द मनी राइट नाउ इन सर्कुलेशन, द मनी राइट नाउ इन सर्कुलेशन। राइट नाउ मतलब अभी। लेकिन सर वो पुराने 500 और 1000 के नोट का क्या? वो भी तो कभी तो भी पैसा था ना। लेकिन वही तो बात है, वो था, अब है क्या वो? उसको अपन बोलते ओल्ड
करेंसी जो क्या हो चुकी है, डीमोनेटाइज, क्या हो चुकी, मतलब उसको अब भारत में आप एज अ करेंसी यूज नहीं कर सकते, भारत में क्या दूसरी जगह भी यूज नहीं कर सकते फॉर एक्सचेंज, लेकिन वो अब गुड्स है। सर ऐसा कैसा? इसका बेस्ट एग्जांपल है कि पुराने मेटेलिक कॉइन्स जो शिवाजी महाराज के टाइम के थे या फिर पुराने ज़माने के थे, कोई भगवान के टाइम के होंगे, तो वो जो कॉइन्स हमारे पास आज मिलते हैं, वो मुद्राएं जो हमको आज मिलती है, वो मुद्रा आज की करेंसी नहीं है। क्या तुम वो मुद्राओं का यूज करके चीजें खरीद सकते हो? नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि वो मुद्रा का कोई वैल्यू नहीं है, मैंने ये बोला कि वो मुद्रा को आप एज अ करेंसी यूज नहीं कर सकते। कुछ समझ आया क्या? देखे होंगे ना तुमने, फोटोज तो देखे होंगे कभी, जैसे शिवाजी महाराज के सिक्कों का, उनके ज़माने के सिक्कों का फोटो भी अवेलेबल है और एक्चुअल में भी वो सिक्के अवेलेबल है, ठीक है, देख सकते हो आप। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कॉइन है, वो उस वक्त की करेंसी थी, लेकिन आज के लिए वो क्या है, एंटीक्स है। क्या है? एंटीक्स। आज के लिए वो क्या है, एंशियंट कॉइन्स है। क्या है? एंशियंट कॉइन्स है। इस वजह से वो आज की करेंसी नहीं है, और क्योंकि वो आज की करेंसी नहीं है, इस वजह से वो गुड्स है। वो गुड्स, समझ आया क्या? पक्का? मेरे पास अगर कोई पुराना कॉइन है उनके ज़माने का है, तो मैं उसको मार्केट में जाकर बेच सकता हूँ, लेकिन उससे मैं दूसरी चीज़ें नहीं खरीद सकता। फर्क समझा क्या? पक्का? वो कॉइन आज की करेंसी नहीं है, लेकिन वो कॉइन आज के लिए गुड्स ज़रूर है। क्लियर है ये बात? पक्की बात? तो अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, लेकिन मनी में करंट करेंसी is not goods. Old currencies which are stopped for circulation or demonetized are goods. समझा कि नहीं समझा? पक्का? प्रॉब्लम है किसी को? क्लियर है? आगे बढ़ू फिर? तो इतनी डेफिनेशन पहले लर्न कर लो। गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। रिपीट करो, गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक और बार, गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक और बार, गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड actions. Goods are every kind of movable property other than actionable claims and money. समझा क्या? बोलो अब। एक और बार। समझा क्या? other than actionable, twinkle twinkle little star, how I wonder what, बस वैसे ही करवा रहा मैं तो। ठीक है, goods are every kind of movable property other than actionable claims and money. But ये दो चीजें थी जो अपन ने सेकंड वाले पॉइंट में लिखी, ये गुड्स में इंक्लूड नहीं होती। गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते, नहीं होते। क्या क्या? अब जो हम लिखेंगे वो होते, मतलब तीसरा पॉइंट। बट गुड्स इंक्लूड, पहला ग्रोइंग क्रॉप्स, दूसरा ग्रास, शेयर्स, शेयर मार्केट वाला शेयर, हाँ वो इसकी बात करते हैं, शेयर्स एंड स्टॉक, शेयर्स एंड स्टॉक। क्या क्या बोला? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ग्रास समझता, घास फूस, हाँ। उसके बाद आखिरी शेयर्स एंड स्टॉक, और एनीथिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है, तो जैसे ये लैंड, झाड़ इसके ऊपर ही उगता ना, बराबर है कि नहीं? घास इसके ऊपर ही उगती, ठीक है? फूल पौधे भी इसी के ऊपर उगते हैं, बराबर है? दिखा क्या? तो ये सारे क्या है, जमीन से अटैच्ड है, ये सारे के सारे जमीन पे उगते, जमीन में से, तो ये सारे के सारे क्या है, अटैच्ड है, बराबर है कि नहीं? तो एक बार का मैं थोड़ा सा झाड़ को हटा देता, लेकिन जो खेत खलियान जो अपन देखते, गेहूं की खेती, अनाज की खेती, केले की खेती, वॉट एवर,
ये सब आप जमीन से अलग कर सकते हैं। क्या क्या? देखो, अगर पता होगा तो लॉन बनाने के लिए छोटा सा टुकड़ा भी काफी है घास का। ठीक है, वो कुछ नहीं करना पड़ता, वो वहां पर लाकर सिर्फ फिक्स करना पड़ता, ऑटोमेटिकली वो फैलता जाता। समझ रहे? तो इतना सिंपल है, तो उसको मूव कर सकते कि नहीं कर सकते? तो पहली चीज तो मूवेबल हो गया। उसको लैंड से अलग कर सकते क्या? कर सकते। समझ आया? तो घास फूस मतलब ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स बोले तो जवारी, बाजरा, दाल, ये सब। ठीक है, इवन फ्रूट्स के भी कुछ प्लांट्स हैं जो इसको अलग कर सकते हैं। आलू का तो पूरा झाड़ ही निकालना पड़ता क्योंकि आलू जमीन में उगता है। इसके अलावा गाजर भी वैसे ही है ना, गार्लिक भी वैसे ही है। तो ये सब जमीन में उगने वाली चीजें भी आपको पूरा झाड़ निकालना पड़ता, तब आप उसको निकाल कर सेल कर सकते हो। बराबर है कि नहीं? पॉइंट समझा क्या? तो क्या क्या आया? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और एनीथिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। शेयर्स और स्टॉक अभी इसके लिए नहीं, क्योंकि हम झाड़ फूल फलों की बात कर रहे हैं, इसमें शेयर्स और स्टॉक का भी फिलहाल कोई लेन देन। ठीक है, तो ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और एनीथिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड का मतलब ये एग्जाम्पल था, जो चीजें जमीन से जुड़ी हुई है, मगर मगर एनीथिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड बट विच आर सेवरेबल। सेवरेबल वर्ड पढ़ा है क्या पहले? पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा है। सेवरेबल मतलब क्या? जिसको हम सेपरेट कर सकते। कहाँ से, काय से सेपरेट करना है? लैंड से सेपरेट करना है, क्योंकि वो काय का पार्ट है? लैंड का पार्ट है। अपने को उससे सेपरेट करना है, मतलब सेवरेबल। समझा क्या? बट विच आर सेवरेबल। कब? बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। खत्म होती डेफिनेशन। Goods are every kind of movable property other than actionable claims and money. But, अब सुन लो मेरी बात, but which includes growing crops, grass or anything forming part of land, जो लैंड से जुड़ी हुई, but which are severable, but which are severable before और at the time of contract of sale. कुछ समझ आया ये? पक्का क्या? growing crops, grass or anything forming part of land, but which are severable before or at the time of contract of sale. समझा क्या? शेयर्स और स्टॉक को फिक्स करना बहुत आसान है, को डाल देंगे डेफिनेशन। ये समझा क्या? The goods are every kind of movable property other than actionable claims and money, but which includes growing crops, grass, shares and stock, or anything forming part of land, but which are severable before or at the time of contract of sale. तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता, सर ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास ये सब समझ आ गया, सर शेयर्स और स्टॉक कैसे क्या गुड्स है? तो देखो, स्टॉक के भी दो मतलब निकलते हैं। स्टॉक ऑफ एनी ट्रेडेबल गुड्स, ट्रेडेबल गुड्स का स्टॉक, समझता ना? जैसे मेरा कपड़ों का बिजनेस है तो मेरे लिए कपड़े ट्रेडेबल हो गए ना, वैसा कुछ, तो ट्रेडेबल। ठीक है, और स्टॉक का दूसरा मतलब है कि बहुत सारे शेयर्स मिलाकर बनते स्टॉक। वही शेयर का डेफिनेशन, शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। तो बहुत सारे शेयर्स मिलाकर बनता है स्टॉक। मैंने पढ़ाया है बेटा, मत देखो, 11वीं में पढ़ाया है। ठीक है, बहुत सारे शेयर्स मिलाकर भी बनता है स्टॉक, उसको भी स्टॉक का मीनिंग दे सकते हैं आप। एंड इवन ट्रेडेबल कोई भी चीज़ जिसका आपके पास में स्टॉक है, मान लो मेरे पास में बहुत सारे की चेन्स का स्टॉक है। समझा क्या? उसके अलावा मेरे पास बहुत सारे माउस अवेलेबल है, तो बहुत सारे अवेलेबल है माउस स्टॉक में, उसको अपन स्टॉक लिखते हैं इन अकाउंटिंग, तो वो भी ट्रेडेबल गुड्स का स्टॉक हो गया। तो वो स्टॉक भी गुड्स का पार्ट है। समझ आया क्या? पक्का सर, ये भी क्लियर हो गया। शेयर्स कैसे क्या बन गए, मैं बता
शेयर्स ट्रेडेबल है या नहीं, बताओ। ट्रेड कर सकते क्या शेयर्स में? ठीक। शेयर्स मार्केटेबल है क्या? है क्या? क्या शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है क्या? और क्या चाहिए भैया तुमको? एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पर जब आप टाइटल ट्रांसफर करते हो तो वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है। दिख रहा क्या सामने? अब आपके इधर 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 ये रहा, ये टाइटल ट्रांसफर। बताया था ना कि मूवेबल का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं उठाकर रख दी दूसरी जगह, ये मूवेबल नहीं होता। सिर्फ इसके अलावा भी मूवेबल क्या होता है कि किसी चीज की ओनरशिप मैं अपने नाम से किसी और के नाम पर ट्रांसफर करूं तो वो भी मूवेबल है। तो सर उस हिसाब से तो इसके अंदर घर भी आना चाहिए। रीजन, मूवेबल प्रॉपर्टी का उन्होंने स्ट्रिक्ट मीनिंग लिया है। स्ट्रिक्ट मीनिंग क्या लिया है? वह चीजें जो आप मूव कर सकते हो। सर फिर आपने अभी तो बताया यार टाइटल वाली चीज, तो शेयर्स का कैसा है? शेयर्स ट्रेड होते एक पेपर पे, पेपर के हिसाब से। जैसे मान लो ये शेयर सर्टिफिकेट है, समझ रहा? तो मैं अपना शेयर सर्टिफिकेट किसी और को देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ क्या? तो इससे शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे क्या? हाँ। तो शेयर सर्टिफिकेट या शेयर वारंट के वजह से शेयर्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाता। क्या कहलाता? मूवेबल। क्या कहलाता? इसको बढ़िया आसान कर देते हैं। आसान कैसे करेंगे देखो। तो ये मेरे नाम का शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है। मैं कंपनी के पास गया, मैंने कंपनी को बोला मेरे को ये शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र करने हैं। कंपनी बोले आपको किसको ट्रांसफ़र करने हैं? मैं बोला मेरे को ये शेयर्स अफ़ान को ट्रांसफ़र करने हैं। तो कंपनी ने एक नया शेयर सर्टिफिकेट बना कर दिया अफ़ान खान के नाम का, और अब ये शेयर्स किसके हो गए? क्या कुछ रहे ढीले अपने जितने। तो पॉइंट क्या समझा कि एक शेयर सर्टिफिकेट्स के वजह से आप दूसरे के नाम पर शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। तो पहले जो एसेट मेरी थी अब वो किसी और की हो चुकी है। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टीज नहीं आती। इमूवेबल प्रॉपर्टीज नहीं आती, घर नहीं आएगा इस केस में, क्योंकि चैप्टर का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स। क्या नाम है? सेल्स ऑफ गुड्स। और गुड्स हम जैसे ही हमारे दिमाग में आता तो गुड्स को लेकर हम कभी घर इमेजिन नहीं करते। हम गुड्स को लेकर इमेजिन क्या करते? कपड़े, फोन, फर्नीचर, मूवेबल चीज। समझ आया? बोल क्या बोल? मैंने फॉर्मिंग ही तो बोला, और क्या बोला? हाँ, कोई बात नहीं। फॉर्मिंग मैंने इसके लिए एक्शन भी बताया बेटा। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड बट विच आर सेवरेबल, मतलब जिसको लैंड से आप अलग कर सकते हैं, वो एक्शन उसके लिए ही तो था। ठीक है, क्लियर है ये बात है? तो शेयर्स गुड्स है क्या? जल्दी जल्दी बोलो हाँ कि नहीं। शेयर्स क्या गुड्स है? पक्का? क्लियर? देख लो। करंट करेंसी गुड्स है, ट्रू और फॉल्स? करंट करेंसी गुड्स है, ट्रू और फॉल्स? पुरानी करेंसी गुड्स है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। मूवेबल प्रॉपर्टी आर नॉट गुड्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। आर नॉट गुड्स बोला ना बे। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी आर गुड्स, फॉल्स। मूवेबल प्रॉपर्टी आर गुड्स। क्लियर है अभी? पक्की बात? देख लो, प्रॉब्लम है कोई? तो सेल के लिए कितनी पार्टीज इंपॉर्टेंट है? 5? दो? कौन कौन? सेलर और, थैंक यू बोलो, सेलर और, ठीक है। अब ध्यान से, लेकिन सेलर और बायर भी कोई काम के नहीं है। कब तक सर काम के नहीं है सेलर और बायर? क्यों काम के नहीं है सर? अरे भाई, सिर्फ पार्टी के होने से काम थोड़ी चलेगा। सिर्फ सेलर सेलर है और बायर का नाम बायर है, ऐसे थोड़ी होता। यहाँ पर एक्चुअली गुड्स होने, तब जाकर के आप बोलोगे कि हाँ यहाँ पर सेल हो रहा है।
बदले में पैसे भी आने चाहिए, अगेन तब बोला जाएगा कि सेल हो रहा है। तो ये जो चीज है गुड्स, इसको बोलते कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? आंसर इज गुड्स। तो गुड्स इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सर ये सब्जेक्ट मैटर क्या रहता? इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट सेल्स ऑफ गुड्स में क्या है? गुड्स क्या है? क्या है? क्या है? फिर एक बार गुड्स की डेफिनेशन बोलनी पड़ेगी, ठीक है? रेडी? देख लो, पक्की बात, बोलो फिर। Goods are every kind of movable property other than actionable claims and money, but which includes growing crops, grass, shares and stock, anything forming part of land, but which are severable before or at the time of contract of sale. समझा क्या? पूरी डेफिनेशन है तुम्हारी बुक में, लिख लो। कहाँ तक लिखा है? सेकंड पॉइंट तक पूरा लिख लिया क्या? सेकंड पॉइंट में क्या क्या लिखा? अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, क्लियर। थर्ड पॉइंट लिखो, बट इंक्लूड्स, बट इंक्लूड्स शेयर्स एंड स्टॉक, पहले लिख दो। बट इंक्लूड्स शेयर्स एंड स्टॉक, कॉमा, ग्रोइंग क्रॉप्स, कॉमा, ग्रास घास फूस, और एनीथिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, or anything forming part of land, but which are severable, but which are severable before or at, before or at the type of contract of sale, which are severable। और severable का मतलब क्या है? separatable, समझा क्या? separable बोल लो, समझा क्या? जिसको आप जमीन से अलग कर सकते हो, क्लियर, पक्का? तो खुली जमीन या खेती, क्या ये गुड्स की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? हाथ ऊपर, बोलो। क्यों नहीं आएगा? मूवेबल नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या हो गया? मूवेबल, समझा क्या? याद हो जाएंगी डेफिनेशन अब, देख लो बोला, ठीक है। फिर दो नई चीजें और बता देता हूँ। देखो, आपने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा इधर, ओनरशिप, पोजेशन, कंसिडरेशन, इन दोनों को फुटी पिटांगो। अभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टाइटल, और क्या बोलते हैं उसको? ओनरशिप, और क्या बोलते हैं उसको? प्रॉपर्टी। क्या क्या बोलते? देख लो, ओ को टाइटल भी बोलते, ओनरशिप भी बोलते और प्रॉपर्टी भी बोलते। ये समझा क्या? पक्का क्या? तो इन चीजों से दो डॉक्यूमेंट्स निकल कर आते हैं। एक है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और दूसरा है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। क्या क्या बोला? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और दूसरा डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। समझा क्या? क्या समझा बताओ? बोलो। मैं एक क्लू देता पहले, फिर तुम बोलो। ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इससे आप टाइटल ट्रांसफर कर सकते हैं। समझा क्या? क्या कर सकते हैं इससे? पक्का? दूसरा ये वाला
टाइटल प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ ट्रांसफर, ये समझा क्या? अब तुम बताओ क्या बता सकते हो, बोल। हाँ हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। तो इसको थोड़ा इमेज फॉर्म में बनाते हैं। ए को अपनी गाड़ी ट्रांसफर करनी थी, जिस वजह से ए ने डॉक्यूमेंट बनाया, और इस डॉक्यूमेंट के वजह से बी को गाड़ी ट्रांसफर हुई। तो ये डॉक्यूमेंट किसके नीचे लिखा मैंने? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के नीचे। ये समझा क्या? पक्का? बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। मुझे अपने नाम की गाड़ी तुषार के नाम पर ट्रांसफर करनी है। कैसे होगा? मुझे पेपर वर्क करना पड़ेगा। मुझे पेपर पे लिख कर देना पड़ेगा कि मैंने अपनी स्व इच्छा से तुषार को ये गाड़ी अब ट्रांसफर कर दिया हूँ। मैंने अपने राइट्स छोड़ दिए और अपने सारे राइट्स तुषार को ट्रांसफर कर दिए। समझ आया क्या? पक्का क्या? ठीक है। एक नॉर्मल सी कोई चीज जो आपने बिल लेकर खरीदी है, वो ट्रांजैक्शन समझाएंगे कैसा होता है? मान लो सोनार की दुकान पर गए, आपने उससे 5 तोला सोना खरीदा, अप्रोक्सीमेटली 5 6 30, 3 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा आपने। 3 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा, उसने आपको 3 लाख प्लस 3% जीएसटी का बिल दिया। टोटल आपका अमाउंट हो गया 3,09,000 का बिल उसने आपको दे दिया। बिल लेने से क्या फायदे? प्रूफ रहता हमारे पास कि हमने ये टैक्स पे करके, प्लस ये जो चीज़ है वो हमारी है, हमने इसके लिए पैसा पे किया। ये समझ आया क्या? तो जब उस शोरूम वाले ने, या बोलो ज्वेलर वाले ने, अपनी दुकान के नाम का, मान लो AK ज्वेलर्स, इस दुकान के नाम का एक बिल बनाया, AK ज्वेलर्स, समझा क्या? और बिल बनाकर उसने डिटेल लिखा और यहाँ पर अमाउंट लिखा। समझ आया क्या? और इस बिल को तुम्हें दे दिया। तो ये जो यहाँ पर बिल या फिर इनवॉइस, तो मालूम है ना, टैक्स इनवॉइस लिख कर आता है, तो बिल बोल दो या टैक्स इनवॉइस बोल दो। ये जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रहा है? हाँ, एग्जैक्टली exactly। वो यहाँ पर टाइटल ट्रांसफर करने के काम में आ रहे हैं। शोरूम वाले ने बी के नाम पर अपना टाइटल ट्रांसफर कर दिया, इस बात के लिए काम में आ रहा ना। समझ आया? इसको और क्लियर कर। शोरूम वाले के नजरिए से, अलग अलग कलर्स यूज करें, शोरूम वाले के नजरिए से ये डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, लेकिन वही बी के नजरिए से ये डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। अब बताओ कैसे? बोल। ये माउस मैंने खरीदा, जिसका मुझे बिल मिला। कोई पुलिस वाला मुझसे पूछने आया, भैया बताओ माउस किसका है, मैं उसको क्या बताऊंगा? बिल बता सकते। यहाँ पर बिल क्या काम में आ रहा है? शो करने के। क्या शो करने के? कि ये माउस अब मेरा है। समझ आया? पक्का। लेकिन अगर मैं ये माउस किसी को बेचना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक डॉक्यूमेंट बना। समझा गया? वो डॉक्यूमेंट क्या है? ऑफ टाइटल है। समझ आया? तो जो डॉक्यूमेंट आपको टाइटल ट्रांसफर करने के काम आए, वो क्या है? ऑफ टाइटल। क्या है वो? ऑफ टाइटल। और जो डॉक्यूमेंट आपको प्रूव करने के काम में आता कि भाई ये चीज मेरी है, तो वो क्या हो गया? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। समझ आया क्या? सर इसमें कंफ्यूजन है। आपने बोला शोरूम वाले ने जब वो बिल बनाया, तो शोरूम वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल ऑफ टाइटल का काम कर रहा। सही है गलत है? सही है ना? शोरूम वाले को उतना गोल्ड का ओनरशिप ट्रांसफर करना था
किसके नाम पर? कस्टमर के नाम पर, मतलब बी के नाम पर। उसने उसी के लिए बिल बनाया, बिल बनाया, बिल बनाया किसने? तब वो क्या है? ऑफ टाइटल। जैसे ही ये बिल मेरे हाथ में, मतलब कस्टमर के हाथ में आ गया, तब वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया इनटू शोइंग। ये समझा कि नहीं? ये उधर इमेज दिख रहा क्या तुमको? अभी भी ध्यान से देख लो क्या लिखा है। जब वही डॉक्यूमेंट ज्वेलर ने टाइटल ट्रांसफर करने के लिए यूज किया, रेड कलर्स में देखो, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का काम कर रहा है। और वही डॉक्यूमेंट जब बी के हाथों में है, वही डॉक्यूमेंट बन गया डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। एक ही डॉक्यूमेंट से मैंने बोला, बताया कि वो ऑफ टाइटल का भी काम कर रहा है और शोइंग टाइटल का भी काम कर रहा है। ये समझा क्या? ऑफ टाइटल क्लियर है? तो ऑफ टाइटल क्लियर हो गया। एक दिक्कत आती है जब डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल सिर्फ टाइटल शो करने का काम नहीं करता, वो एक और काम करता, वो आपको राइट्स देता। समझा क्या? सिंपल। ये फोन मैंने खरीदा मेरे नाम से, तो इसका बिल ऑब्वियसली मेरे नाम पर है। समझ आया? मैंने अंश को ये फोन दिया, समझा? अंश ने फोन खरीदा, पैसे दिए, फोन लिया। समझ आ रहा? ये इतना आसानी से और वैलिडली, लीगली कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मेरे पास में उस चीज का टाइटल है, क्या था वो? समझ रहा? मैं दुकान पे गया, मैंने वहां से फोन बाय, फोन के साथ साथ में मुझे मिला वो बिल। अरे बराबर एक फोन खरीदा और एक बिल मिला, ऑब्वियसली सही बिल है और ये मेरे नाम पर है। तो आई एम द ट्रू ओनर ऑफ द बिल, सॉरी फोन। तो इस फोन को तोड़ो मोड़ो मड़ोड़ो, बेचो, खाओ, खिलाओ, कुछ भी करो, इसकी प्रॉब्लम है ना? फुल्ली पेड है, प्लस मेरे पास में, ये समझ गया? अब मैं ये फोन किसी को भी बेच सकता हूँ क्या? हाँ। लेकिन ये पावर मुझे किसने दिया? क्योंकि मेरे लिए क्या था? शोइंग टाइटल। तो शोइंग टाइटल के भरोसे, शोइंग टाइटल के भरोसे मैं ऑफ टाइटल क्रिएट कर सकता। समझा गया? ठीक है। तुम किसी दुकानदार से जब कोई भी चीज खरीदते हो, तो दुकानदार इतने कॉन्फिडेंस के साथ बिल कैसे बना सकता? क्योंकि उसने भी जिससे खरीदा है, उसको भी उस चीज का बिल मिला। समझ रहा? पक्का? मान लो मैं मोबाइल की शॉप वाला हूँ, तो मैंने ये आईफोन खरीदा, तो उसका मुझे बिल मिला मेरे शॉप के नाम का। फिर मैंने ये फ़ोन अपने शोरूम में प्लेस कर दिया, लगा दिया। अंश आया मेरी दुकान पर, सर मेरे को वो वाला आईफोन चाहिए। बोला 90,000 रुपये दे दे। अंश बोले लो, ठीक है। तो मैंने उसको फ़ोन दिया, अंश बोले सर बिल भी दो। फिर मैंने उसको मेरा आया हुआ बिल दिया। अंश बोले ये क्या दे रहे आप, मुझे आपकी शॉप का बिल दो। तब मैंने बनाया एक नया बिल अपनी शॉप के टाइटल, और ये अंश को। समझ रहा था? ये अधिकार कैसे मिला? शोइंग टाइटल के वजह से ऑफ टाइटल बनाने का अधिकार मिला है। बिजनेस कर रहे हैं ना, क्या बिजनेस है? गोल्ड का ही है। देखो लाइव एग्जाम, तो सोनी जी क्या गोल्ड खुद बनाते या माइनिंग करते क्या? ऑब्वियसली नहीं। सोनी जी कहीं से गोल्ड परचेस करते। लेकिन फिर मैं सोनी जी की शॉप पर जब जाऊंगा, तो सोनी जी उस सप्लायर का बिल देंगे मेरे को या खुद की शॉप का? एग्जैक्टली पॉइंट यही। तो जो सोनी जी को बिल आया सप्लायर से था, वो सोनी जी के लिए शोइंग टाइटल, और उस भरोसे सोनी जी ने मेरे को एक बिल ट्रांसफर किया, जो सोनी जी के लिए ऑफ टाइटल है लेकिन मेरे लिए शोइंग टाइटल। समझ आया? आसान। जिस चीज से या जिस पेपर से या जिस डॉक्यूमेंट से आप टाइटल या ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो, वो हो गया डॉक्यूमेंट ऑफ। और जिस चीज से आप प्रूव कर रहे हो कि हाँ ये चीज मेरी है, वो हो गया डॉक्यूमेंट शोइंग। क्लियर? पक्का? प्रॉब्लम है? एक सेंटर हेडिंग डाल, सेंटर हेडिंग डालना ओनरशिप, फिर उसके नीचे डालना टाइटल।
देखो पहले सेंटर हेडिंग डाला ओनरशिप, ओनरशिप के नीचे एग्जैक्टली एरो दो और उधर लिखो टाइटल, TITLE। डाला क्या बेटा? डाला। अब वो टाइटल के दो हिस्से बनाओ, सॉरी क्या क्या लिखा आपने, ओनरशिप टाइटल, और एक एरो बनाओ और लिखो डॉक्यूमेंट्स, और लिखो डॉक्यूमेंट्स। लिखा क्या? डॉक्यूमेंट लिखा। अब डॉक्यूमेंट के दो हिस्से, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक साइड में, और दूसरी साइड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। लिखा क्या? ऑफ टाइटल के नीचे लिखो यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग ओनरशिप, यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग ओनरशिप, माल मत्ता ट्रांसफर करने के लिए, यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग ओनरशिप। कहाँ लिखा? ऑफ टाइटल के नीचे। अब लिख दो शोइंग टाइटल के नीचे यूज्ड फॉर प्रूविंग ओनरशिप, यूज्ड फॉर प्रूविंग ओनरशिप, यूज्ड फॉर प्रूविंग ओनरशिप। ठीक है?